सभी पालकों और शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। सभी बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। मेरा नाम अमल कुमार दुबे है। मैं व्याख्याता गणित के रूप में विगत 2 वर्षों से श्रीजेश कुमारी ब्लॉक धमधा जिला दुर्ग में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में मेगा पालक शिक्षक बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चों में सर्वांगीण विकास कैसे हो सके। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पालक, शिक्षक और विद्यार्थियों का क्या क्या योगदान हो सकता है। इसमें सभी स्कूलों में 12 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें से एक बिंदु था बच्चों की शैक्षिक प्रगति एवं परीक्षा पर चर्चा। इसी बिंदु पर मुझे भी मेरे प्राचार्य मैडम श्रीमती लता रघु कुमार के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया और इस बिंदु पर मैंने अपने विचार अपने स्कूल पे रखे और इसी बिंदु पर मैंने जो प्रस्तुतिकरण तैयार की है, इस प्रस्तुतिकरण को मैं छत्तीसगढ़ के सभी पालकों, सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहूँगा। आइए इस बिंदु को हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें। बच्चों की शैक्षिक प्रगति एवं परीक्षा में चर्चा। बच्चों की शैक्षिक प्रगति से आप क्या समझते हैं? बच्चों की शैक्षिक प्रगति का आकलन केवल अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना नहीं हो सकता। शैक्षिक प्रगति का अर्थ बच्चों की विषय में समझ, उनका गहराई के साथ विषय जानकारी, उस विषय में अपनी जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना, सभी विषयों का सामाजिक परिवेश में उपयोग करना, उस विषय का प्रस्तुतिकरण और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों में अंकों में जोर ना देकर उनमें विषय की समझ, उस विषय की दैनिक जीवन में उपयोगिता और आगे उस विषय में समझ बनाकर समाज और देश के विकास में योगदान देना, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। आइए अब हम उन कारकों को समझने का प्रयास करें जो शैक्षिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। इसे हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं। क्या स्कूल के अंदर ऐसे कुछ कारक हैं जो शैक्षिक प्रगति को प्रभावित करते हैं, और दूसरा स्कूल के बाहर शैक्षिक प्रगति को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले मैं काउंसलर का ना होना। स्कूल में काउंसलर के ना होने के कारण जो है बच्चे जो है अपनी समस्या उचित ढंग से रख नहीं पाते। उनके अंदर जो भावनाएं चल रही होती है उसका समझ न पाना, इसलिए काउंसलर का होना भी अति आवश्यक है वर्तमान परिवेश में। विद्यार्थी के पास हेलो पेरेंटिंग का ना होना। हेलो पेरेंटिंग का मतलब ये है विद्यार्थी जो है अपने अभिभावक के अलावा क्या उनके जीवन में कोई ऐसे संबंध में है, मतलब जैसे बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी दीदी हो सकती है या अन्य कोई, जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सके या अपनी समस्याओं को रख सके। आजकल के वर्तमान परिवेश में विद्यार्थियों के पास उचित नोट्स, नेट सुविधा, यूट्यूब, सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी होने के कारण शिक्षकों से वे नहीं जुड़ पाते, जिसके कारण उनको शैक्षिक प्रगति में बाधा होती है। बच्चों का भावनाओं में नियंत्रण ना होना, उनके गुस्सा, उनका द्वेष, उनकी भावनाएं जो हैं वो पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में नहीं हो पाने के कारण बच्चों के अंदर जो है शैक्षिक प्रगति का विकास जो है वो रुक जाता है। स्कूलों में योग, ध्यान, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम या बोला जाए मॉरल वैल्यूज़, इन सब की अलग क्लास ना होना, अलग कक्षा ना होने के कारण ये बच्चे जो हैं केवल पढ़ाई में ही ध्यान दे करके ये जो है इन सभी चीज़ों का फ़ायदा जो है वो नहीं उठा सकते। यदि स्कूल में कोई बच्चा अनियमित है और अनियमित होने के कारण उनका जो विषय में समझ बनते जा रहा है वह चीज़ें छूट जाती है। शिक्षकों के द्वारा समय समय पर प्रोत्साहन न मिल पाना, बच्चों की नकारात्मक सोच भी यह एक कारण है जो बच्चों की शैक्षिक प्रगति को प्रभावित करती है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न ना पूछा जाना, संकोच है या डर है या अन्य समस्याओं के कारण, जिससे वे अपने प्रश्नों को टीचरों के पास उचित ढंग से नहीं रख पाते या रख ही नहीं पाते। शिक्षकों में सिलेबस पूर्ण करने का भारी दबाव होने के कारण वे अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के ध्यान में रहते हैं और उसके कारण वो अपने विषय को पूर्ण रूप से समय दे करके बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते। टाइम टेबल का उचित निर्माण न होना, यह भी एक शैक्षिक प्रगति का कारण है। शैक्षिक प्रगति को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा
अगर किसी बच्चे में मतलब पर्टिकुलर ट्रेड में उस वातावरण में वो जो है ढल नहीं पाता, या बोला जाए कि सभी समय में सही सब्जेक्ट का रखा ना जाना, जिससे बच्चों की शैक्षिक प्रगति में रुकावट हो सकता है। आइए अब हम उस बिंदु पर चर्चा करें, ऐसे कारक जो स्कूल के बाहर पढ़ाई को प्रभावित करते हैं। जैसे इनमें बोला जाए, पढ़ाई, आर्थिक समस्या हो सकती है, स्वस्थ जीवन शैली का ना होना, मोबाइल का अनुचित उपयोग, बच्चों का अनुशासन के साथ दैनिक दिनचर्या में शामिल ना होना, यानी दूसरे अर्थ में ये कहा जाए कि बच्चा समय में नहीं उठता है, या अपने खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पाता, और इसके अलावा अन्य गतिविधियों में जैसे मोबाइल पर ज़्यादा समय देना, टीवी पर ज़्यादा समय देना, तो ये भी एक कारण है कि ये जो है स्कूल के बाहर जो शैक्षिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। माता-पिता के द्वारा वर्तमान परिवेश में अपने बच्चों को समय न दे पाना, विषय की समझ का अभाव, यदि बच्चों में विषय की समझ का अभाव है, तो वो उस विषय से वो दूर हटते जाते हैं, जिससे वे रुचिपूर्वक उस विषय का ज्ञान नहीं ले पाते। अभिभावकों में पढ़ाई के विषय में समझ ना होना, कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको केवल पढ़ाई करना है ये तो जानते हैं, लेकिन उस विषय में उनको आगे बढ़ के क्या फ़ायदा होगा, या उस विषय में समझ नहीं होने के कारण उनकी शैक्षिक प्रगति भी बाधित हो सकती है। प्रकृति से जुड़ाव ना हो पाना, आजकल के वर्तमान परिवेश में हर एक बच्चा जो है मोबाइल या टीवी या घर से बाहर ना निकलना, ये जो है जिसके कारण बच्चा जो है प्रकृति से जुड़ नहीं पाता। प्रकृति से जुड़ाव का मतलब ये है बाहरी खेलना, कूदना, या बोला जाए गार्डन की ओर जाना, पेड़-पौधे लगाना, या जो है अपन और दूसरे अर्थों में ये बोला जाए कि प्रकृति से उनका जुड़ाव नहीं हो पाता। अभिभावक की वर्तमान परिवेश में कंपटीशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है बच्चों से, जिससे बच्चा जो है दबाव में आता है, और इस कारण से उसकी जो है शैक्षिक प्रगति प्रभावित होने लगती है। बच्चों की भावनाओं का सम्मान भी न कर पाना, पेरेंट्स के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, सामाजिक परिवेश के द्वारा कई बार ऐसा हो जाता है जिससे हम बच्चों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाते। बच्चों की शैक्षिक प्रगति का और एक महत्वपूर्ण कारक ये भी हो सकता है कि उनके घर में पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो उस माहौल में ढल नहीं पाते, और जो है पढ़ाई उनकी बाधित होने लगती है। आर्थिक समस्या भी बहुत बड़ा कारण है जो स्कूल के बाहर शैक्षिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। तो अब हमारा विषय ये रहेगा कि बच्चों में शैक्षिक प्रगति कैसे हो। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावक का योगदान, शिक्षकों का योगदान और विद्यार्थियों का योगदान, तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं आपके सामने अभिभावक के रूप में बच्चों की शैक्षिक प्रगति में कैसे योगदान दे सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। समय समय पर विषयों की कॉपी देखना, आप जो है बच्चों से प्रतिदिन उनकी कॉपी को देखकर उसे ध्यान देवें कि क्या बच्चा किस विषय में गलती कर रहा है। टीचर के पास अपनी बातें रखें, उनके सामने नकारात्मक बातें ना करें। आजकल वर्तमान परिवेश को देखते हुए संयुक्त परिवार का होना अति आवश्यक है। पुराने समय में संयुक्त परिवार होने के कारण बच्चों में उनके दादा-दादी के अनुभव, या उनकी जो बोला जाए कि जीवन की समस्याओं से लड़ने का एक जो अनुभव होता है, वे बच्चों के साथ साझा करते थे। लेकिन संयुक्त परिवार नहीं होने के कारण वो एकल फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं। उनको समय-समय पर प्रोत्साहन देना, समय-समय पर उन्हें घुमाने ले जाना, पर्यावरण और सामाजिक जानकारी प्रदान करना। समय-समय पर उन्हें बाहर ले जाना भी अति आवश्यक है, क्योंकि एक ही दैनिक दिनचर्या में लगातार होने के कारण उनकी पढ़ाई जो है प्रभावित होती है। दूसरों के बच्चों से कभी भी तुलना ना करें। पेरेंट्स में आजकल ये ज़्यादा पाया जाता है कि वे दूसरे के बच्चों से तुलना करके अपने बच्चों में दबाव डालते हैं। आपका अंक अच्छा नहीं है, उनका बच्चा इस प्रकार से अच्छा अंक लाया हुआ है। तो इन बातों को ध्यान न दें, बच्चों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करें, जिससे वे आगे बढ़ सकें।
उनकी जीवन शैली में ध्यान देना, समय पर उठना, समय पर सोना, इस प्रकार की जीवन शैली में अगर ध्यान देते हैं तो बच्चा जो है आगे अपनी शैक्षिक प्रगति में बढ़ोतरी करेगा। विद्यार्थियों को कम अंक लाने या फेल हो जाने के कारण उन्हें हतोत्साहित ना करें, उनको मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। पारिवारिक समस्याओं से हमेशा बच्चों को दूर रखें, एक उचित वातावरण उनको प्रदान करने का प्रयास करें। उचित वातावरण से मतलब ये है कि उनको एक पर्याप्त एक कमरा दें, लाइट दें, फैन की सुविधा होनी चाहिए, एक टेबल होना चाहिए, जिससे बच्चा कंफर्टेबल ज़ोन में आके अपने पढ़ाई को ध्यान दे सके। तकनीकी वस्तुओं का उचित उपयोग, बच्चों को मोबाइल से मतलब परहेज ना करें, उनको समझाएं बैठ करके कि बच्चे को कि कितनी देर आप जो है उसका उपयोग करें और क्या उस उपयोग में आप बच्चों को ये समझाने की कोशिश करें कि आप उनको उचित ज्ञान के लिए अपने फ़ायदे, अपने जो ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए मोबाइल का निश्चित समय में उपयोग करें। बच्चों को समय देना, उनसे क्लास संबंधी जानकारी लेना और भावनाओं को भी समझना बहुत ही आवश्यक है। इस तरीके से अभिभावक के रूप में बच्चों के शैक्षिक प्रगति, एकेडमिक प्रोग्रेस में आप महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि शिक्षक के रूप में हम बच्चों के शैक्षिक प्रगति में किस तरीके से योगदान दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जोड़कर विषय का ज्ञान देने का प्रयास करें। जैसे उदाहरण के रूप में मैं ये समझाना चाहूँगा, यदि आपके स्कूल में, यदि आपके आसपास में, आपके स्कूल के आसपास में यदि कोई बोरवेल होता है, तो हम उससे ये जानने का प्रयास करें कि गणित के विषय को हम कैसे दैनिक जीवन से जोड़ें। तो उसमें जो है अपन उससे निकलने वाली मिट्टी का हम जो है आयतन निकालने का प्रयास करें। चूँकि बोरवेल जो है सिलेंडर के आकार का होता है, तो हम बेलन का आयतन निकाल करके उसको समझा सकते हैं और उसमें जितने भी खर्चे आएंगे उसके प्लास्टर में या जो है आप वॉल बनाते हैं, तो उसको भी हम जानकारी दे करके बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ करके विषय का ज्ञान दे सकते हैं। बच्चों को विभिन्न तकनीकी सामग्री के साथ पढ़ाना, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे मेटा एआई आजकल वर्तमान में व्हाट्सएप में दिया जा रहा है। अपन सीजी एनसीईआरटी या दूसरे अन्य ऐप के द्वारा भी हम उस बच्चों को पढ़ने में मदद मिल सकती है, जिससे बच्चों में विषय के प्रति रुचि जागृत हो सके। विद्यार्थियों को पढ़ाने से पहले खुद भी उस टॉपिक को समझ कर जावे, जिससे शिक्षक उस विषय को अच्छे से बच्चों को समझा सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि आपका ज्ञान कम होगा, यदि आपका ज्ञान उस विषय पर नहीं होगा जो आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो उससे क्या है, आप बच्चों को बांध नहीं पाते, जिससे बच्चा जो है डिस्टर्ब होने लगता है और उसकी पढ़ाई से रुचि हटने लगती है। बच्चों के साथ जुड़ाव बहुत ही आवश्यक है। एक शिक्षक के रूप में हम लोगों का बच्चों के साथ बच्चों की भावनाओं को समझना बहुत ही आवश्यक है। जब बच्चा आपसे जुड़ेगा तो अपनी समस्याओं को वो आपसे साझा करेगा और आप उसको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बच्चों को समय समय पर प्रोत्साहित करें। कम अंक आने भी प्रोत्साहित करना है या अच्छे अंक आए तो प्रोत्साहित करना ही है, और फेल हो जाने पर तो और अति आवश्यक है कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। बच्चों को पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछने के लिए प्रेरित करें। कमजोर विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना भी अति आवश्यक है। शिक्षकों का अनियमित ना होना, ये भी एक बहुत ही अच्छा विषय बिंदु है, जिसमें शिक्षकों के अनियमित होने के कारण जो है या शिक्षकों के लगातार उपस्थित होने से बच्चों में फ्लो बने रहता है, उस विषय के लिए समझ बनती है, जिससे वे बच्चा जो है उस विषय के लिए रुचि जागृत होती है और वो उस विषय को आगे ध्यान से समझकर अपने ज्ञान अर्जित करता है। शिक्षक के द्वारा बच्चों के द्वारा बनाए गए नोट्स पर विशेष ध्यान देना। शिक्षकों के द्वारा जो भी बताया जाता है कक्षा में, उस पर बच्चा नोट्स बना रहा है कि नहीं, और यदि बनाता है तो वो कहीं किसी प्रकार की गलती तो नहीं कर रहा है, इसलिए विषय नोट्स पर विशेष ध्यान दें। समूह में कार्य देकर भी हम उनको बच्चों को अपनी ज्ञान अर्जित करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि विद्यार्थी के रूप में शैक्षिक प्रगति के लिए हमें क्या करना चाहिए। विद्यार्थी अपने शैक्षिक प्रगति या एकेडमिक प्रोग्रेस को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है।
तो सबसे पहले दैनिक दिनचर्या में अपनी समाचार रीडिंग आदत, ध्यान, योग, खेल, हार्टफुलनेस, रिलैक्सेशन, गणित विज्ञान संबंधी मासिक पत्रिका को शामिल करें। तकनीकी सामग्री का समय के हिसाब से उचित उपयोग करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। किसी भी परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर तैयार करके अपने परीक्षा में लिखे हुए उत्तर की तुलना करके गलतियों से सीखें कि मैंने पूर्व में क्या गलतियां की और उन गलतियों से अगले परीक्षा में बचने की कोशिश करें। विषय को रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। केवल रटे नहीं, उस विषय की जानकारी गहराई के साथ समझ बनावे। कक्षा में मन से जुड़ने का प्रयास करें। मन से जुड़ने का मतलब है आप पूरा ध्यान जो टीचर आपको समझा रहा है उस पर आप कंसंट्रेट करें। प्रकृति से जुड़ाव बहुत ही आवश्यक है। शिक्षकों से संदेहास्पद प्रश्नों को बिना संकोच पूछने का प्रयास करें। कई विद्यार्थियों में झिझक, संकोच, डर इत्यादि होने के कारण वे अपने प्रश्नों को टीचर से नहीं पूछ पाते, जिसका नुकसान बच्चों को ही होता है। तो विद्यार्थी के रूप में बिना डरे, बिना संकोच किए हर प्रश्नों के सही उत्तर टीचर से पूछने का प्रयास करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यदि कोई निगेटिव टॉक्स करते हैं तो उन बच्चों से दूर रहें, बल्कि न कि उनमें आप शामिल हो। योजना बनाकर पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। एक लक्ष्य निर्धारित होना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है उस लक्ष्य का निर्धारण होना जरूरी है और उस लक्ष्य को जुनून के साथ आगे बढ़ने की आप कोशिश करें। बच्चों का समय में उठना, समय में जागना, समय में खाना, आपकी दैनिक दिनचर्या में अनुशासन होना भी अति आवश्यक है। विषय की समझ बनाने के प्रयास जरूर करें और हम इस 5 क को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी विषय में आप कोई भी विषय हो तो उस विषय के कोई भी टॉपिक में आप क्या, क्यों, कब, कैसे और कहाँ, इन 5 शब्दों को शामिल करके पढ़ें और आपको उस विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षा में भी शामिल होना जरूरी है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ते रहे। आइए मैं उन बिंदुओं पर भी चर्चा करना चाहूँगा जिसके कारण बच्चों की एकेडमिक प्रोग्रेस में रुकावट हो रही है। कक्षा 1 से 8वीं तक के तहत बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। क्या उनकी मूलभूत बुनियादी शिक्षा पूर्ण हुई? क्या उन्हें बिना मूलभूत शिक्षा के अगली कक्षा में भेजना उचित है? क्या इसका मजबूत होना आवश्यक है? मतलब मेरा ये कहना है कि बिना 1 to 8 यदि हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, हमारे शिक्षक भाई बंधु बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन क्या परीक्षा का होना उचित है या अनुचित है? मतलब यहाँ पे यदि बच्चा बिना उत्तीर्ण हुए अगली कक्षा में प्रवेश कर जा रहा है तो ये थोड़ा सा एक समस्या है। मॉरल वैल्यूज़ को शामिल ना करना, उसके बिना बच्चों को पूर्णतः संभव नहीं है, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। कोर्स का अपडेशन ना होना, क्लास 9वीं से 12वीं तक के कंप्यूटर जैसे विषयों को या जियोलॉजी जैसे विषयों को, भूगर्भ शास्त्र, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मिनरल एक्सप्लोरेशन डे बाय डे जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे संभावित है, जिससे बच्चों को आने वाले समय में एक निश्चित मार्गदर्शन से वे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कृषि, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, इन मुख्य विषय को मेन सब्जेक्ट के रूप में शामिल करना बहुत ही जरूरी है। संसाधनों की कमी, राजनीतिक दबाव, इस प्रकार के बिंदुओं के कारण भी बच्चों की एकेडमिक जो है प्रोग्रेस जो है रुक जाता है। अब मैं आपको परीक्षा में चर्चा उस विषय पर ले जाना चाहूँगा। परीक्षा में चर्चा मतलब ये है कि बच्चों को परीक्षा के समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, परीक्षा के दिन हमको किन किन विषयों का, किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थी और अभिभावक दोनों ही परीक्षा के समय तनाव में रहते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी ने साल भर पढ़ाई की है, उसने सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त किया है, अब उसे परीक्षा में शामिल होना है। आप आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। परीक्षा के समय विद्यार्थियों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।
टाइम टेबल बनाकर पढ़ें, योजना बनाकर पढ़ें, जैसा कि मैंने पूर्व विषय में ध्यान दिया या बताया मैंने। तनाव से बिल्कुल दूर रहें, सुबह उठना अनिवार्य है, रात को ज़्यादा देर तक जागने की आदत ना बनाएं, सुबह याद करने वाले विषयों को पढ़ने की आदत बनाएं। किस विषय को किस समय पढ़ें, ये भी महत्वपूर्ण है। शुरू से ही नोट्स बनाकर पढ़ने की आदत डालें। आजकल के वर्तमान परिवेश में बच्चे जो हैं नोट्स नहीं बनाना चाहते, लेकिन बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिना नोट्स बनाए आप पढ़ेंगे तो वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, वो आपके दिमाग में कुछ ही समय तक रहेगा और वो आने वाले समय में वो आप उसको भूल सकते हैं। परीक्षा के समय की पॉइंट्स पर फोकस करें, विशेष बिंदु पर हमको मार्क करके पढ़ना है। चित्र बनाकर पढ़ने का ज़्यादा प्रयास करें, उस चित्र में सभी टॉपिक या विषय वस्तु शामिल होना चाहिए। उत्तर लिखने के तरीके में विशेष ध्यान दें, अनावश्यक पॉइंट्स लिखने से बचें, प्रश्न से संबंधित बातें ही लिखने में जोर दें। पढ़ने की जगह अनुकूल हो, लाइट, टेबल, कुर्सी की पूर्ण व्यवस्था हो, सोकर या लेटकर पढ़ने से बचें, नकारात्मक बातों से दूर रहें। समय अनुसार खेल या अन्य गतिविधियों में भी ध्यान दें, जिससे आपका मन फ्रेश हो सके। कई बार ऐसा होता है परीक्षा के समय हम जो है तनाव के कारण बहुत ही ज़्यादा एक ही कमरे में घुसे रहते हैं और उसमें लगातार पुस्तक कॉपी में ध्यान देते रहते हैं। तो ये जो है आपके माइंड में जो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पूरा उचित तरीके से वो स्टोर नहीं हो सकता। इसलिए हम वहाँ से हटते हुए बाहर प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें और माइंड फ्रेश होने के बाद एक निश्चित समय के बाद आप वापस फिर से अपने ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट और अंतिम 2-3 सालों के पेपर में भी विशेष ध्यान देवें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप ब्लूप्रिंट से मतलब ये है कि किन प्रश्नों में कितने यूनिट में को मतलब एक यूनिट से कौन-कौन से संभावित मार्क्स उठते हैं, प्रश्न के संभावित मार्क्स हो सकते हैं, कितने नंबर के कितने अंकों के प्रश्न उठते हैं। इन सभी चीज़ों को आप विशेष ध्यान दें, उसके अनुसार आप तैयारी करें कि किस किस प्रश्न को मुझे ज़्यादा समय देना है, किस प्रश्न को मुझे कम समय देना है, कहीं ये प्रश्न मुझे परीक्षा में तनाव तो नहीं देगा, क्या उसका कोई दूसरा ऑप्शन है। अंतिम 2-3 सालों के पेपर में भी विशेष ध्यान दें। शुरू से ही बुक में महत्वपूर्ण कथन को हाईलाइट करते रहें। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए क्योंकि आजकल सीजी बोर्ड मंडल के द्वारा नए-नए प्रश्नों का चयन किया जा रहा है। तो खासकर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स या बोलूँ ट्रू फॉल्स, ये जो 15 अंक के या जो जितने भी अंक के होते हैं, इसमें नए-नए प्रश्न का समावेश हो रहा है। तो हम जो है बुक में मार्क करके विशेष पॉइंट को अंडरलाइन या हाईलाइट करते चलें, जिससे हमको परीक्षा के समय बहुत ही आसानी होगी। परीक्षा के समय उसे विशेष ध्यान दें। समूह में भी पढ़ाई करने से लाभ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हमारे मित्र को वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती है। प्रेजेंटेशन दे करके आप जो है अपने मित्रों को भी समझा सकते हैं और मित्रों के द्वारा समझ भी सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। अलग-अलग विषय के की पॉइंट्स बनाकर ज़रूर पढ़ें। आप अपने हर एक विषय की 100 पेज या 150 पेज की कॉपी रखें और शुरू से ही यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण बिंदुओं को या फॉर्मूला को लिखते चलें, जिससे हमको परीक्षा के समय एक बार रिकॉल करने में आसानी हो। परीक्षा के एक दिन पहले रिवीजन जरूर करें। रिवीजन आपने जितने भी समय में आपने पूरा पढ़ाई किया हुआ है, उसको आप परीक्षा से एक दिन पहले एक दिन समय निकाल करके पूरा उसे रिवीजन जरूर करें। अभिभावकों को बच्चों के परीक्षा के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को पारिवारिक समस्या से दूर रखें, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अलग कमरे की व्यवस्था, पर्याप्त आराम भी होना जरूरी है। अभिभावक बच्चों की मन स्थिति को समझने का प्रयास करें। परीक्षा के समय उन्हें किन्हीं भी बातों को लेकर गुस्सा नहीं करना चाहिए। उन्हें समझने का या समझाने का प्रयास करें, उन्हें प्रोत्साहित करते रहें, हतोत्साहित ना करें। परीक्षा के समय शिक्षक से बात करके उनके विषय के ज्ञान की कमी के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण पर ध्यान दें। प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करें और खुद भी जुड़ें। दूसरों के बच्चों से तुलना करने से बचें। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन का अभ्यास जरूर करावें।
अब हम उस बिंदु पर चर्चा करें। आपने परीक्षा के एक दिन पहले तक के पूरी तैयारी की, रिवीजन भी किया, लेकिन परीक्षा के दिन, जिस दिन आपकी परीक्षा है, हमें किस बिंदु पर एज ए परीक्षार्थी ध्यान देना आवश्यक है। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आप 1 मिनट अपने मन को शांत होने दें, आंखें बंद करके। चूंकि आपके मन में बहुत सारे दुविधाएं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे विचार आते रहते हैं। आप अपने मन को शांत होने दीजिए। ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण, अनावश्यक बिंदु लिखने से बचें। जैसे कि मैंने कहा कि आप जो है चित्र के माध्यम से अपने उत्तर को, अपने विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करें, न कि आप अनावश्यक बिंदु लिख रहे हैं, या मैं ये बोलूं आप कई सारे लाइन्स लिख रहे हैं, क्या मैं उसको चित्र के द्वारा समझा सकता हूं। हेडिंग और सब हेडिंग को डार्क करें। उत्तर पुस्तिका साफ होनी चाहिए। कई सारे बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में ये समस्या होती है, बार बार काटना, बार बार उसको काट छांट करना। इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेकर जो है वो साफ उत्तर पुस्तिका को ज़्यादा पसंद करता है और वो उसको उसमें ज़्यादा अंक दे सकता है। परीक्षा के दौरान बाहर जाने से बचें। अंतिम 15 से 20 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप जो है अंतिम 15 से 20 मिनट उत्तरों का पुनः जांच करें। परीक्षा हाल में तनाव बिल्कुल ना लें। आत्मविश्वास के साथ पेपर हल करें। आप ये सोचें, मैंने परीक्षा की पूरी तैयारी की है। यदि अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसे जाने दें। उसे ऐसा फील करें कि जो होगा देखा जाएगा। समय का विशेष ध्यान रखें। समय प्रबंधन के लिए आप परीक्षा के 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस पेपर को जरूर हल करें, 2 से 3 सेट। आपको जब परीक्षा के समय किन्हीं 2 विषयों के बीच जो समय दिया जाता है, आप अपनी प्लानिंग सही ढंग से करें। मैं शुरू के 2 दिन या 4 दिन जो है, मैं संपूर्ण जो पर्टिकुलर विषय है उसको पूरा रिकॉल करूं और उसके बाद 2-3 सेट पेपर का अभ्यास करूं। और इससे पहले जब भी आपका मेन परीक्षा चालू हो, उससे 1 महीना पहले ही आपका सभी विषय का कंप्लीट कोर्स जो है वो हो जाने चाहिए आपके द्वारा। तो इस तरीके से हम परीक्षा के दिन इन बिंदुओं पर फोकस करके अपने एग्जाम को बेहतर दे सकते हैं। अंतिम में मैं आपको एक कविता सभी बच्चों के लिए समर्पित करना चाहूँगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी जल निकलेगा, गंगा जल निकलेगा। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। आप सभी ने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना। यदि इस बातचीत के दौरान यदि कोई विशेष बिंदु आपको समझ न आया हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, और मुझसे यदि कोई त्रुटि हो तो आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा।